नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 8 बिंदुओं पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण, आवास, चिकित्सा, शिक्षा सहित कई मुद्दों पर निर्णय लिए गए हैं। समान नागरिक संहिता में नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल की शादियों में आधार की वजह से आ रही दिक्कतों को दूर करते हुए संशोधन भी किए गए हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल शुद्ध लाभांश में से 15% लाभांश सरकार को देना होगा और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के 5 साल की सेवा पूर्ण होने पर वन टाइम ट्रांसफर के लिए मानक बनाए जाने पर भी सहमति दी गई है। इसके साथ ही कई अन्य फैसले भी लिए गए हैं। सचिव व मुख्यमंत्री शैलेश बघौली ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी साझा की। अगला मत ये था आपका, ये वित्त विभाग का मत था। उत्तराखंड राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हेतु लाभांश वितरण नीति। तो इसमें ये व्यवस्था दी गई है, ये व्यवस्था इसमें प्रस्तावित की गई थी कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि आपका पेयजल निगम, परिवहन निगम, वन निगम, सिडकुल, ऊर्जा निगम आदि, तो इनमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि जो कर के बाद जो लाभ उनका निकल के आता है उनकी बुक्स के हिसाब से, उसका 15% लाभांश राज्य सरकार को देना होगा। इस तरह की एक पॉलिसी वित्त विभाग लेकर के आया था, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा टोटल एसेट पे था, लेकिन उसमें काफ़ी कंफ्यूजन की स्थिति रहती थी। तो अब इसको थोड़ा क्लैरिटी और लाई गई है इसमें कि अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो उनकी बुक्स से निकल के आएगा ऑडिटेड अकाउंट के हिसाब से, जो प्रॉफिट टैक्स हटाने के बाद जो आ रहा है, उसका 15% स्टेट गवर्नमेंट जी, शुद्ध मुनाफे का 15% टैक्स हटाने के बाद जी सभी पर। हल्द्वानी शहर के आम नागरिकों के लिए राहत भरा दिन रहा है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया है। सर्किट हाउस में हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने बसों को रवाना किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि ये सेवा हल्द्वानी शहर के लोगों के लिए एक बड़ा कदम है, जिससे सस्ती, सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल में शहर के यातायात पर दबाव कम होगा और साथ ही प्रदूषण में कमी आने के साथ ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि सिटी बस सेवा को चरणबद्ध तरीके से शहर के प्रमुख मार्गों पर शुरू किया जाएगा, ताकि स्थानीय नागरिकों, विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। करने के लिए उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है ये अनवरत रूप से जारी रहे। राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए, यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफ़ी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये हमारी प्राथमिकता। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे और पटेल नगर स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों से सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही चयनित शिक्षकों को प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में प्रथम तैनाती दी जाएगी, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा की कमी पूरी हो सके और छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि सहायक अध्यापक यानी एलटी भर्ती को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करा दी है, जिसके क्रम में आयोग से चयनित 1347 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे, जिसको लेकर विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं डॉक्टर रावत ने बताया है कि चयनित अभ्यर्थियों को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज पटेल नगर के प्रेक्षागृह में विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को लेकर कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं के हित के लिए संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों UKSSC परीक्षा के दौरान हरिद्वार के एक सेंटर में पेपर लीक की शिकायत सामने आई थी, जिसकी शिकायत सामने आने के बाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई थी और जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। सीएम धामी ने कहा कि युवाओं की मांग थी कि परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए और इस मामले की CBI से जांच हो। सीएम धामी ने कहा कि CBI से जांच की संस्तुति पहले ही कर दी गई है और अब जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने भेंट कर परीक्षा निरस्त करने पर आभार जताया है। युवाओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए पारदर्शी निर्णय लिया है। उसकी जांच कमेटी बनाई गई, SIT से जांच हुई। हाईकोर्ट के जज रहे UC ध्यानी, उन्होंने पूरी कमेटी को सुपरविजन किया और उनकी रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के आधार पर हमने पहले ही कहा था, मैं जब युवाओं के बीच में गया था, उन छात्रों के बीच में गया था, तभी मैंने कहा था कि जो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो फैसला होगा वो फैसला लेंगे। जांच कमेटी ने अपनी संस्तुति दी और हमने भी जो है उस पर उसको आगे बढ़ा दिया, अग्रसारित कर दिया और वो परीक्षा कैंसिल हो गई। जल्दी हमारा प्रयास होगा कि ये परीक्षा दोबारा हो और पूरे पारदर्शी तरीके से हो, कहीं कोई कमी न रहे। इसके लिए हम लोग पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और छात्रों के भी सुझाव लेंगे। उनकी दूसरी मांग थी CBI से जांच होनी चाहिए, तो CBI को हम लोग पहले ही अग्रसारित कर चुके हैं। तो युवाओं के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाना है और इसके लिए कैबिनेट ने मुहर लगाते हुए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। विधानसभा के विशेष क्षेत्र के आयोजन पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन स्वागत योग्य कदम है, परंतु इसमें विपक्ष को भी बराबर बोलने का समय मिलना चाहिए। जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में संघर्ष किया है, बलिदान दिया है, उनके सपने इन 25 सालों में कितने पूरे हुए हैं। सत्र में एक बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि इन 25 सालों में पहाड़ों में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन को लेकर कितना काम हुआ है। उत्तराखंड के विकास को लेकर राजनीतिक सोच को जनता के सामने रखना चाहिए। सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करते हुए एक सलाह देना चाहता हूं कि दोनों को, पक्ष को विपक्ष को, बराबर का समय मिलना चाहिए और सकारात्मक हमें पूरे इस 2 दिन में राज्य के तमाम इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए जिनके लिए राज्य बना था। जो मुद्दे केंद्र में थे राज्य के आंदोलन के, राज्य के निर्माण के, और ये राज्य के निर्माण की यात्रा 1952 से लेकर के और अब तक राज्य बनने के 25 साल और उससे पहले राज्य के सारे तमाम वो प्रयास जो अलग अलग लोगों ने किए, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि 25 साल इसके पूरे हो रहे हैं, हम युवा अवस्था में प्रवेश कर गए हैं और एक युवा उत्तराखंड जिस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में राजनीतिक नेतृत्व क्या सोचता है, निश्चित तौर पर जनता को जानना चाहिए। विधानसभा के विशेष सत्र को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड राज्य के 25 साल पूरे होने पर देहरादून विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कैबिनेट ने अधिकृत किया है। जल्द ही विशेष सत्र की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। विशेष सत्र को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के रजत जयंती वर्ष में विशेष सत्र में तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। ये हमारा रजत जयंती वर्ष है और 25 सालों में हमारा राज्य कई उतार चढ़ाव से आगे बढ़ा है। उस दौरान के सारे अनुभव और विकास की एक लंबी यात्रा भी चली है राज्य स्थापना के बाद। उन सभी पर विधानसभा के अंदर भी चर्चा हो केवल इसी विषय पर। तो 2 दिन का ये सत्र भी आहूत करने का निर्णय लिया गया है, तो उसकी तिथि जल्दी ही बता दी जाएगी। उत्तराखंड में बढ़ते हुए नशे के कारोबार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और NSUI छात्र संगठन के छात्रों ने राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में रैली निकाली है। छात्र संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रैली में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में नशे के बढ़ते कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे सरकार की मिलीभगत करार दिया है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि युवाओं को सरकार नौकरी तो दे नहीं पा रही है, नशे की लत में जरूर आज उत्तराखंड के नौजवान आने लगे हैं। पूरे देश में नशे के सौदागरों ने अपनी जड़ें मजबूत कर दी हैं। सरकार इस पर अंकुश लगाने में अभी नाकाम है और सरकार के संरक्षण में ही नशे के कारोबारी अपना ये गोरख धंधा प्रदेश भर में संचालित कर रहे हैं। कांग्रेस के युवा अब सड़कों पर आकर नशे के खिलाफ जंग को जारी रखेंगे। बात करेंगे खबरों की। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक के मामले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कदम अब हर तरफ तारीफ बटोर रहे हैं। जिस परीक्षा को लेकर लोगों में संशय बना हुआ था, सभी युवाओं की मांग थी कि उसे निरस्त किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने एक अच्छा निर्णय लेते हुए परीक्षा को निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद बेरोजगार मोर्चे के युवाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। वहीं बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना की है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री युवाओं की भावनाओं को तरजीह देते हैं। जिस समय युवा आंदोलन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, मुख्यमंत्री खुद उनके पास गए हैं और उन्होंने युवाओं को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर सरकार ठोस और सकारात्मक कदम उठाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने परीक्षा को निरस्त करने का जो कदम उठाया है वो एक अच्छा फैसला है। यही वजह है कि युवा भी अब मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया और आंदोलन को गंतव्य तक भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया, हमारी सरकार ने पहुंचाया। तो सरकार का धन्यवाद तो बनता है और इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, क्योंकि जो युवाओं की मांग थी सरकार ने उसको समय रहते स्वीकारा और धीरे धीरे चीजें उस ओर जा रही जिस ओर युवा चाहता था कि परीक्षाएं पारदर्शी हों, इस प्रकार के नकल की हिमाकत कोई न करे और आगे के जो हमारे जो कैलेंडर है जिस पर हम लोग 10,000 लोगों को अगर एक साल में नौकरी देने वाले हैं, उसमें कोई भी ऐसी व्यवधान ना आए कि युवाओं का नुकसान हो सके और हम लोग लगातार उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता धन्यवाद बनता है, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 2 अक्टूबर 1994 को हुए रामपुर तिराहे कांड में वीरगति को प्राप्त हुए राज्य आंदोलनकारियों की याद में सरकार रामपुर में संग्रहालय बनाने का काम करेगी, जिसे लेकर राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के राज्य मंत्री सुभाष वर्धवाल ने उत्तराखंड के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की है। वहीं इस पर सुभाष वर्धवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहे के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण को लेकर घोषणा कर दी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही वहां पर भव्य स्मारक और संग्रहालय बनाने के लिए सरकार द्वारा बजट जारी कर दिया जाएगा। वहीं इसके साथ संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि इसके लिए हम मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि वो एक रिवॉल्विंग फंड बना दे ताकि स्मारक के निर्माण के लिए खर्चा चलाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उस समय के कुछ दस्तावेज हम इकट्ठा कर पाएं तो उनके जरिए हम सबको आंदोलनकारियों के संघर्ष के बारे में पता चल जाएगा। देखिए, रामपुर तिराहे के विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण के संदर्भ में मैं पिछले दिनों संस्कृति मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी से मिला था और उसके पश्चात जो है हम लोगों ने तय किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि उसका विस्तार किया जाए, उसको और जो है उसका सौंदर्यीकरण, उसका जो वहाँ पर संग्रहालय है उसको जो है विस्तार दिया जाए, उसका जो इतिहास है राज्य आंदोलन का उसको वहाँ पर पढ़ाया जाए और उकेरा जाए। तो 2 अक्टूबर को जो रामपुर तिराहा कांड हुआ था उसकी बरसी पर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में थे और हम लोगों ने आग्रह किया तो उन्होंने जो है उसके रीडेवलपमेंट की घोषणा कर दी है रामपुर तिराहे के। और मुझे लगता है कि अब वहाँ पर बहुत सुंदर और भव्य जो एक स्मारक होगा उसका निर्माण हो सकेगा, उसका रास्ता, उसका मार्ग जो है प्रशस्त हो चुका है। आने वाले त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आरटीओ विभाग ने यातायात इंतजामों को सुदृढ़ करने के लिए अपनी कमर कस ली है। रोडवेज और निजी वाहनों को पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा और ट्रैफिक का जाम कम करने के लिए व्यापक कदम उठाने के निर्देश भी आरटीओ द्वारा जारी किए गए हैं। चूंकि दिवाली के दौरान यात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिलता है, जिसके लिए परिवहन एजेंसियों व निजी ऑपरेटरों को त्वरित तौर पर वाहन उपलब्ध करवाने को कहा गया है। यातायात प्रवर्तन यानी एआरटीओ द्वारा ड्राइवरों के साथ समन्वय बनाकर बैठक वाहनों का संचालन किया जाएगा और साथ ही आरटीओ द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि यदि कोई शराब पीकर वाहन चलाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही भी सख्ती से की जाएगी। आरटीओ अधिकारी संदीप सैनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि त्योहारी सीजन में सुरक्षित
और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों, ऑपरेटरों और प्रवर्तन एजेंसियों का सहयोग आवश्यक है। के जीएम ऑपरेशंस हैं उनको पत्र भेजा है जिसमें गाड़ियों में साफ सफाई रखें और जो सर्विसेज हैं अपनी सर्विसेज बढ़ा दें, चाहे वो दिल्ली की सर्विस हो चाहे पहाड़ों की सर्विस हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर को आते हैं त्योहारों में। और स्पेशली हमने उनको ये भी मार्क किया है कि जब वापसी होगी दिवाली की छुट्टियों के बाद, तब भी अपनी सर्विसेज पर्याप्त मात्रा में बनाए रखें और हम जितने भी ड्राइवर्स हैं वो ये इंश्योर करें कि कोई भी शराब का सेवन करके गाड़ी ना चलाए। हमने अपने ARTO एनफोर्समेंट को भी निर्देशित किया है कि रोडवेज से और जितनी भी हमारी प्राइवेट बसेस की यूनियंस हैं उनसे कोऑर्डिनेट करें, संख्या पर्याप्त रहे जिससे ओवरलोडिंग ना हो। चेकिंग भी करते रहें, हमारे जो टीम्स हैं वो चेकिंग पे निरंतर कार्रवाई भी कर रही है जिससे किसी भी हादसे से बचा जा सके। हरिद्वार में अपनी ही हत्या के लिए 30 लाख रुपए की सुपारी देने का मामला सामने आया है। बहादुराबाद पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता पूर्व जिला पंचायत सदस्य सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सामने आया कि आरोपी ने जमीन विवाद के दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए खुद ही अपनी हत्या की साजिश को रचा था। उसने अपनी ही लाइसेंसी पिस्तौल से 3 युवकों के साथ मिलकर अपनी ही गाड़ी पर फायरिंग करने की योजना बनाई थी। उसने थाना बहादुराबाद में तहरीर देकर विपक्षी पर खुद की 30 लाख रुपए की सुपारी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच कर पूरे मामले से पर्दाफाश कर दिया है और एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य साजिशकर्ता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य जाकिर निवासी घोड़ेवाला थाना बहादुराबाद, खलीक निवासी घोड़ेवाला थाना बहादुराबाद और उस्मान निवासी जलालपुर थाना कोतवाली रोड की सोहेल निवासी सोत मोहल्ला और थाना कोतवाली रोड की आजम निवासी कान्हापुर थाना कोतवाली रोड की शाजिद निवासी घोड़ेवाला थाना बहादुराबाद इन मामले में शामिल है। भारतीय सेना का एक दल जिसमें 120 सैनिक शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्थित इरविन बैरक्स के लिए रवाना हुआ है। ये दल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले ऑस्ट्राहाइंड 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग लेगा, जिसका आयोजन आज से 26 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। भारतीय सेना की टुकड़ी का दल गोरखा राइफल्स के एक बटालियन के नेतृत्व में रवाना हुआ है, जिसमें सेनाओं के जवान शामिल हैं। 1/3 गोरखा राइफल्स बटालियन इस अभ्यास में जा रही है, जो बीरपुर कैंट देहरादून में इस समय तैनात है। ऑस्ट्राहाइंड 2025 का उद्देश्य दोनों देशों के बीच में सैन्य सहयोग को बढ़ाना, आपसी संचालन क्षमता को सुदृढ़ करना और शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक युद्ध से इतर रणनीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं के आदान प्रदान हेतु एक साझा मंच प्रदान करना है। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं संगठन स्तर के संयुक्त अभियान खुले और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में संचालित करेंगी, जिसमें संयुक्त योजना, सामरिक अभ्यास और विशेष हथियारों के संचालन जैसे मिशनों को अंजाम दिया जाएगा। यह अभ्यास संचालन क्षमताओं को निखारने, नई उभरती तकनीकों के एकीकरण और युद्ध जैसे वातावरण में संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। अभ्यास ऑस्ट्राहाइंड 2025 में भागीदारी से भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को मजबूती मिलेगी। भारतीय सेना का 120 सदस्यीय दल ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के लिए रवाना हुआ है। ये जो टुकड़ी है, ये 120 लोग इसमें तकरीबन है जिसका दल है, और ये ऑस्ट्रा हिंड करके एक्सरसाइज है जो उसके लिए रवाना हुए हैं। इसका नेतृत्व गोरखा राइफल्स की एक बटालियन कर रही है। ये आयोजन 13 से लेके 26 अक्टूबर तक हुआ। इस तरह की एक्सरसाइजेज ये फ्रीक्वेंटली पास्ट में भी होती रहती हैं, और इस तरह की एक्सरसाइजेज का रीज़न ये होता है कि दो देशों की आर्मीज अपने आपस में टैक्टिक्स एक्सचेंज करें, अपना ऑपरेटेबिलिटी जो होती है वो एक्सचेंज करें और एक दूसरे के साथ समन्वय करके ऑपरेशंस के लिए एक दूसरे से सीखने की कोशिश करती हैं और एक दूसरे से अपना ऑपरेशंस जो हैं वो उनका समन्वय करने की कोशिश। त्योहारी सीजन के मद्देनजर दून पुलिस ने शहर और ग्रामीण इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर संचालित इस अभियान में मुख्य मार्गों, फुटपाथों और बाजारों पर अतिक्रमण कर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वालों पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों, मुख्य मार्गों और बाजारों में दुकानों के बाहर सामान फैलाने, वर्कशॉप के बाहर
वाहनों को सड़क पर खड़ा करने और पैदल मार्ग बाधित करने वालों के खिलाफ पुलिस चालान और रिपोर्ट दर्ज करेगी। वहीं अभियान के परिणाम 152 बीएनएसएस के तहत 158 व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को भी भेजी गई है। 81 पुलिस एक्ट के तहत 280 व्यक्तियों के चालान कर 70,000 का जुर्माना वसूला गया है। वहीं 83 पुलिस एक्ट के तहत 85 व्यक्तियों के चालान माननीय न्यायालय को प्रेषित किए गए। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।